तो कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग, और उसके अंदर मैंने जो है वो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह बताया था, एमओटी, और उसमें जो है वो किस तरह से एमओटी डायग्राम बनाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था। अच्छा, इसी से हमारे पास पंजाब बोर्ड के अंदर और फेडरल बोर्ड के अंदर एक टॉपिक होता है बॉन्ड ऑर्डर का, जो हमारे सिंध बोर्ड में मिसिंग होता है। और वो बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, क्या तरीका होता है बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का। तो बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का जो है वो तरीका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। और किस तरह निकालते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला ये है कि हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन BMO उसको हम लोग माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर हम उसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है दिस इज़ कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, फॉर एग्जांपल हीलियम के अंदर ऐसा होता है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 के अलावा कुछ भी हो तो फिर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर कोई हमसे कहे कि H2 का, हाइड्रोजन का जो है वो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, H2 का निकाला जाए, तो H2 का निकालने के लिए लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर H2 का निकालना है तो ये हमारे पास एक H आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा H आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ 1 H, दिस इज़ सेकेंड H। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये आपका हो गया BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपके यहाँ पर हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहीं पर फिट हो जाएगा। तो ये अब हम अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो उसका हमारे पास क्या निकल जाएगा कि BMO एंड सबसे पहले तो BMO में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 हैं, और इसमें कितने हैं, 0 हैं, और डिवाइड हो जाएगा ये 2 से, तो 1 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हाइड्रोजन का कितना है, तो 1 है। इस तरह से अगर हीलियम का निकालना हो तो हीलियम का 0 आता है, 0 आएगा तो मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होंगे बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि हीलियम में यहाँ पर क्या होगा कि इधर पर 2 हो जाएगा, इधर पर 2 हो जाएगा, चूँकि 1s2 होता है कन्फिग्रेशन। तो 4 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, 2 यहाँ लग जाएंगे, 2 यहाँ लग जाएंगे। तो हमारे पास अब क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो 2 - 2/0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2/2 हो जाएगा, तो 0/2 ये आंसर आ जाएगा 0। तो हीलियम का जो है वो 0 निकल रहा होता है, तभी मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉसिबल नहीं होते हीलियम के, बॉन्ड ऑर्डर 0। इस तरह से जब आप नाइट्रोजन का निकालेंगे तो फिर उस सूरत में 3 आ जाएगा, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो सूरत में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आप पूछा नहीं गया आज तक ये पास पेपर में, बट ये पंजाब बोर्ड के अंदर एक टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर का, जो मैं बता रहा था आपको। जैसे आप इसको निकालना भी सीख सकते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर याद भी कर सकते हैं, तो कर लें। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन का निकालो, तो नाइट्रोजन में जब निकलेगा तो उसमें हमारे पास S और P दोनों हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। S भी आएगा और P भी आएगा। जैसे को मिटा रहा हूँ मैं। बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से इसका आगे जाकर इसके डिस्कशन में आएगा, तो बनाया है उसके अंदर ना कंप्लीट डायग्राम, एनर्जी डायग्राम, तो वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा बाकी बॉन्ड ऑर्डर्स। फिलहाल तो बताना पड़ेगा स्ट्रक्चर पूरा उसका, नहीं तो ठीक है। तो आगे डायग्राम आएगा बना हुआ बॉन्ड ऑर्डर, वहाँ पे दिखा दूंगा, 3-4 स्लाइड 5 स्लाइड बाद आएगा, ठीक है। तो एक MCQs वगैरह शायद पंजाब बुक में है, तो उसके हवाले से मैंने डाला है। तो वहाँ पर मैं आपको नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, O-2 O+2 इन सब का दिखा दूँगा किस तरह से निकलता है। तो पास पेपर में एक बार भी नहीं आया ना, ND में ना डाओ में कभी भी नहीं आया बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन है एक टॉपिक तो सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन BMO अपॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो इतना याद रखना है, 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इन सब का 0 आ रहा होता है। और अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी होगी। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो भी अब दिखाऊंगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएँ ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल या वो एटम जो होगा, वो मॉलिक्यूल जो होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर रखेगा। पैरामैग्नेटिक होगा मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। जैसे ऑक्सीजन का जब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो उसमें जब हम उसका एमओटी डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि
कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अकेले मतलब पेयर्ड में नहीं अनपेयर्ड आ जाएंगे। जो अनपेयर्ड आ जाते हैं तो सूरत में वो कैसा हो जाता है, वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक आप सब जानते हैं, लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ कम अट्रैक्ट होता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। तो वो आगे डिटेल में मैं डायग्राम बना दूंगा किस तरह से बन रहा है, ठीक है। सब समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये, नॉन इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। मतलब अगर बहुत मुश्किल पेपर बन गया इस साल का तो कोई ना कर पाए तो आप तो कर लेना, बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछ लिया तो। हाइब्रिडाइजेशन के तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मिक्स हो जाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिड के मतलब ही होता है मिक्सिंग, हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्सचर। ऑर्बिटल्स का मिक्स हो जाना और मिक्स होकर नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की जनरेशन करना, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एक एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने पर नए तरह के ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उनके नियरली सेम एनर्जी होती है, मतलब S वाला 2S वाला 2p के साथ होगा, 2S वाला 3p के साथ नहीं हो सकता। नियरली सेम एनर्जी वाले, एग्जैक्टली सेम नहीं, नियरली सेम एनर्जी वाले जो एडजेसेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और उनके मिक्सिंग से नए तरह के ऑर्बिटल जनरेट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए रूल्स क्या होते हैं? हमेशा सिंगल एटम टेक पार्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। एक एटम के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, दो अलग अलग एटम मिलकर कभी हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं। पहले एक अकेला एटम हाइब्रिडाइज होता है, देन उसके बाद बॉन्डिंग करता है वो। तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिंगल एटम उसमें टेक पार्ट लेता है। द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4 ऑर्बिटल अगर हिस्सा ले रहे हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। अगर किसी एटम के 3 ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं तो फिर 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। जितने एटम के ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आर हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज सिर्फ वही ऑर्बिटल्स होते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं। कभी भी लास्ट शेल, सेकंड लास्ट शेल से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, हमेशा वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे होते हैं। लास्ट शेल के, आखिरी शेल के, आउटरमोस्ट शेल के, अल्टीमेट शेल के। द इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपल ईच अदर एंड दैट्स टेंड टू बी फार्देस्ट अपार्ट। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे से दूर होकर एक फिक्स तरह का शेप ले आते हैं। कभी टेट्राहेड्रल, कभी ट्राइगोनल, कभी लीनियर, इस तरह के शेप्स आ जाते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं तो। एक ही एटम के ऑर्बिटल्स टेक पार्ट लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा। और सिर्फ लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपल्जन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपल्जन की वजह से फार्देस्ट अपार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक डेफिनेट, एक फिक्स शेप आता है। जो आगे मैं डिटेल में बता दूंगा क्या क्या शेप आ रहा है। बस समझ आ रही है यहाँ तक? लास्ट पॉइंट में ये है ना, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जो फर्दर अपार्ट मतलब किस तरह से रिपल्जन होती है, तो टेट्राहेड्रल शेप आता है, ट्राइगोनल शेप आता है, डिफरेंट तरह के शेप नहीं आते हैं। रिपल्जन की वजह से आता है ना, इलेक्ट्रॉन जब उसको दूर फेंकते हैं, कभी लीनियर बन जाता है, कभी ट्राइगोनल प्लेनर बन जाता है। तो अभी आगे पता लग जाएगा, आगे एक करके बताऊंगा तो वैसे भी डिटेल तो उसकी आएगी। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्च। हाइब्रिडाइजेशन, एटम हाइब्रिडाइज होता क्यों है? एटम इस वजह से हाइब्रिडाइज होता है कि वो अपनी बॉन्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है। बॉन्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी एटम हाइब्रिडाइज होता है। मिसाल ले लो तुम लोग कार्बन, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो कार्बन हमारे पास डाईवैलेंट साबित होता है। कार्बन डाईवैलेंट लगता है, डाईवैलेंट से मुराद के 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं तो बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर बॉन्ड सिर्फ इससे और इससे बन सकता है। तो कार्बन एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से बना सकता है। तो कार्बन यहाँ पर हमारे पास डाईवैलेंट हुआ, लेकिन कार्बन डाईवैलेंट नहीं होता। हर कोई जानता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। कार्बन इज एबल टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, दैट्स वाई कार्बन हैज़ कैटेनेशन प्रॉपर्टी, दैट्स वाई इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरेट होती है, इसकी टेट्रावैलेंसी की वजह से। तो कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से एक कार्बन 2s का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये जंप मारता है इस 2pz पर।
तो sp के साथ हाइब्रिडाइज हो जाता है, मिक्सिंग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो जाते हैं, मतलब ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो तो 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएंगे जब ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसके अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है कि S से एक इलेक्ट्रॉन P पर जंप मार देता है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्लियर है? और इससे क्या होता है, बॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है किसी भी एटम की, जैसे कार्बन डाइवैलेंट से टेट्रावैलेंट हो जाता है। क्लियर है? तो मसला नो इश्यूज। हाइब्रिडाइजेशन सब जानते हैं 3 तरह की होती है भाई, sp3 sp2 sp। 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp होती है, और भी होती है बट ज़रूरत नहीं है, पूछते नहीं उसके बारे में। sp3d sp3d2 वगैरह बहुत सारी होती है। तो बस आपको 3 ही याद रखना है, sp3 sp2 sp, जिसमें s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। sp3 कब बनता है, जब एक s 3 p से मिलेगा तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s जब 2 p से मिलेगा तो 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और चूँकि 3 ऑर्बिटल मिलने हैं तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। एक s एक p से मिलेगा तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे, और 2 ऑर्बिटल्स मिलने हैं तो 2 sp ऑर्बिटल्स की जनरेशन होगी। फिर से बता रहा हूँ, sp3 बोलते क्यों हैं, एक s 3 p से मिला हुआ है, sp2 में एक s 2 p से मिला हुआ है, sp में एक s 1 p से मिला हुआ है। और ऑर्बिटल जनरेट कितने हो रहे होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे होंगे। इसमें 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 ऑर्बिटल जनरेट होंगे। और वो जब ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे तो एक शेप ले आएंगे फिक्स अपना, वो शेप आगे दिखाता हूँ। बस समझ में आ रही है? sp3 sp2 sp 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 में एक s 3 p से, एक s 2 p से, एक s 1 p से, बस इतनी सिंपल सी बात है। तभी तो sp3 sp2 sp कह रहे हैं। ये sp क्यूब sp स्क्वायर नहीं है, बच्चे उसको sp क्यूब sp स्क्वायर पढ़ लेते हैं, तो ये 3 और 2 ही पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो ये बस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है और कुछ नहीं। आगे बढ़ें भाई। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको चेक करनी है तो उसका सिंपल ट्रिक ये है कि कार्बन 2 तरीके हैं। बेहतरीन अच्छा तरीका तो ये है कि अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp2, और कार्बन अगर 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें, यहाँ पे कार्बन को 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। यहाँ देखो इस वाले में इथीन में, यहाँ पर एक कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, एक कार्बन को कितने बनाने हैं, 3 बनाने। तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हुआ, तो ये वाला भी sp2 हो गया। यहाँ देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन को कितना सिग्मा बॉन्ड बनाना है, 2 बनाना है। ठीक है, तो ये कौन सा sp हाइब्रिडाइज हुआ, ये भी sp हाइब्रिडाइज हुआ। तो हम हाइब्रिडाइजेशन किसी भी स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, ज़रूरी है कि सिंपल स्ट्रक्चर हो। अब यहाँ जैसे CH कार्बन ले लिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसमें कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हो रहा है, 1 2 3 4 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइज। इसमें देखो 1 2 3 सिग्मा है ये, तो sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें भी 3 सिग्मा है, sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें 2 सिग्मा है, sp हाइब्रिडाइज। इसमें 2 सिग्मा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक है किसी भी अगर मॉलिक्यूल के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी हो। 4 सिग्मा हो तो फिर sp3, 3 सिग्मा हो तो sp2, 2 सिग्मा है तो sp। सही है, ऐसा आप किसी भी स्ट्रक्चर का निकाल सकते हैं कार्बन बेस। भाई जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया, अब इस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, मालूम करना है कि कितने हैं हमारे पास सिग्मा और कितने हमारे पास पाई बॉन्ड्स। सिग्मा मतलब कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है हर कार्बन में। तो इस कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 चूँकि 4 सिग्मा है। इस कार्बन की बात करें कौन सा हाइब्रिडाइज है, चूँकि 2 सिग्मा है। इस कार्बन की बात करें कौन सा हाइब्रिडाइज है, चूँकि 2 सिग्मा है। इस कार्बन की बात करें कौन सा हाइब्रिडाइज है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई, sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन की बात करें, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक आएगा, ठीक है बोलो, sp2 हाइब्रिडाइज है चूँकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसकी बात करें
इसमें भी एक हाइड्रोजन कम है, ठीक है, अब सही है। कौन सी है? sp2। इसमें बात करें तो 2 सिग्मा है sp, इसमें बात करें तो 2 सिग्मा sp। इस तरह से बता सकते हैं, इस ऊपर जो मैंने लिखा कि सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू बता सकते हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड उसके लास्ट से sp3 sp2 sp की फॉर्मेशन हो सकती है। देखिए अब हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो एक s3p के साथ मिलता है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये देखें एक s है, वो 3 ऐसे p के साथ मिलेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं? एक लॉन्गर लोब होता है, एक शॉर्टर लोब होता है, ऐसे 4 ऑर्बिटल जनरेट हो जाते हैं, 4, और चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो चारों क्या करते हैं? अपने आप को अरेंज करते हैं टेट्राहेड्रल शेप में, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है? 109.5 डिग्री। ऐसे ही होता है, एक s3p से मिले 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुए। इन चारों ने अपने आप को मैक्सिमम रिपल्जन की वजह से इस तरह के शेप में डाल लिया उन्होंने। ट्राइपोड स्टैंड जैसा हो तो उसी तरह के शेप होता है, ठीक है, जैसे कैमरा स्टैंड है। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन भी उसको कह रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कैरेक्टर याद रखना है कि p केस में sp3 ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना परसेंट आएगा? 25%, और 75% p कैरेक्टर आएगा। इसके लिए सिंपल फॉर्मूले से ही बता सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना आएगा? s का एक ऑर्बिटल है, डिवाइड कर देंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 25 आ जाएगा। इस तरह से अगर p की परसेंटेज मालूम करनी हो तो 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास 75% आ जाएगा, ठीक है। तो s की परसेंटेज और p की परसेंटेज इस तरह से आपके पास आ जाएगी। तो s कैरेक्टर कितना है? 25% है, और p कैरेक्टर इसके अंदर 75% है, जो कि एक s3p से मिल रहा है। लॉजिकल वे पर भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 और 3 का रिलेशन है तो 75 और 25% का रिलेशन हो गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला है, मैं इसने दिया आपको फ्रैक्शन से डालने के लिए। समझ में आ गई बात? sp3 में क्या होता है? एक s3p से मिलता है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो अपने आप को रीअरेंजमेंट करके टेट्राहेड्रल शेप में लेकर आ जाते हैं, और हर किनारे पर एक इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं। तो मसला नो इशू, बनाना नहीं है पेपर में कोई भी स्ट्रक्चर, ये तो जो थ्योरी है ना, ये तो कोई बनाने की चीज़ तो नहीं है। बस याद रखना है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल 9.5 होता है। बहुत और याद करना चाहते हो तो कैरेक्टर याद रख लो s और p का, बस, बहुत और कुछ याद नहीं करना, ठीक है। मीथेन के अंदर हम देखते हैं कि मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, CH4 में सेकेंड टाइम भी पढ़ा, फर्स्ट टाइम भी पढ़ा है, दोनों साल लगातार पढ़ा है। 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, जिसकी वजह से जो है वो मीथेन में इस कार्बन के अंदर अकेला कार्बन होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और स्ट्रक्चर इसी तरह से बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और चारों तरफ हाइड्रोजन होता है, 109.5 डिग्री। सिंपल, डिटेल में नहीं जाना उसके कुछ ज़्यादा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो यार याद क्या करोगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 में क्या होता है? एक s 2p से मिलेगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीनों अपने आप को मैक्सिमम रिपल्जन करके इस तरह के शेप में ले आएंगे। ट्राइगोनल शेप कहलाता है ये, दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर उसको हम कहते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होता है इनके बीच में? 120 डिग्री का होता है, और कैरेक्टर s कैरेक्टर 33% और p कैरेक्टर 67%। वैसे 66.6% होता है, और ये 33.333 होता है एग्जैक्टली, बट बात वही है। ऐसे ही होता है ना, एक s 2p से मिलेगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीनों अपने आप को मैक्सिमम रिपल्जन करके पंखे की पंखड़ी जैसी शेप में ले आएंगे। बनाया ऐसा स्ट्रक्चर याद आएगा आपको, इथीन में यही बनता है। तो मसला बस सिंपल, और ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। एक s 3p से मिला, एक s 2p से मिला, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जो किस शेप में आ गए? ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ गए। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हुआ, s कैरेक्टर 33%, p कैरेक्टर 67%। बस और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे एप्टीट्यूड में, बस इतना ही पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, रट्टा नहीं लगाना है बैठ के उनको कि दिस टाइप इन दिस टाइप इन दिस टाइप किए जा रहे हैं। बड़े हो गए आप, एप्टीट्यूड में ये नहीं करते हैं, वो मैं तो पढ़ता भी नहीं उसको, ज़रूरत आपको ही पढ़ने की नहीं है। वो असल में ये स्लाइड इंटर वालों को भी काम आ रहा होता है ना, तो वो उसी तरह से स्लाइड बनी हुई है, इंटरमीडिएट के लिहाज से स्लाइड बनी हुई, तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना एप्टीट्यूड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लग रहा है ना, इतना थोड़ी ना लॉन्ग होता है कभी। एक्सप्लेनेशन भी आ रही है, वो पीछे देखो ना, मैंने एक्सप्लेनेशन ये नहीं पढ़ा है मैंने, आपको ज़रूरत ही नहीं है इसकी। कौन पढ़ेगा नीच मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, ये रट्टा मारा होगा आपने इंटर में, ठीक है। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बेस्ट एग्जाम्पल ही थी, हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो sp हमारे पास 2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हर कार्बन के ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाएगा।
इसमें किस तरह से होता है कि हमारे पास ये एक कार्बन है जिसके 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p पर 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रोमोशन होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है, जंप करता है s से p में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो एक s बस 2p के साथ जाकर मिलेगा और ये वाला जो है वो कैसा रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। कौन सी ओवरलैपिंग से, पैरेलल ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक s 2p से मिला तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो गए। ये रह गया 2p का अनहाइब्रिडाइज्ड जो परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। और ये तीनों मिलकर ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ जाएंगे 120 डिग्री। एक ये रहा हमारे पास कार्बन, दूसरा ये रहा हमारे पास कार्बन और ये जो सीधा यहाँ पर मौजूद है दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहले यहाँ से एक सिग्मा बॉन्डिंग बन गया, फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए और आपस में दोनों ने क्या कर दिया, pz ने पाई बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का दोनों कार्बन में आ गया। दोनों कार्बन का ट्राइगोनल प्लेनर शेप आपको दिख सकता है। टोटल अगर हम बॉन्ड की बात करें, टोटल बॉन्ड सिग्मा और पाई कितना है, तो इथीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना है, 5 सिग्मा बॉन्ड से 1 2 3 4 5 और पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है जो pz से बन गया। क्लियर है। तो इथीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। टोटल सिग्मा बॉन्ड जो है वो 5 होते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है, बस याद रखना। बाकी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वो PDF में होगा जो शेयर हो जाएगा, देखना है तो रिव्यू करने के लिए बस देख सकते हो, बनाना नहीं है बैठ के उसको एक बार भी घर पर। इंटर में अगर आपने लेक्चर लिखा है तो उसमें पहले ही बना हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन याद नहीं करना, ठीक है। sp में क्या होगा, एक s एक p से मिलेगा और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे और दोनों मैक्सिमम रिपल्जन करके स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। लीनियर शेप आ जाएगा, 50% s कैरेक्टर होगा, 50% p कैरेक्टर होगा। एक s एक p से मिला, 2 s ऑर्बिटल बने, दोनों ने एक दूसरे के इस तरह से सीधे ओवरलैप कर लिया तो कौन सा शेप आ गया, लीनियर शेप आ गया। बॉन्ड एंगल कैसा हो गया, 180 डिग्री हो गया। 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर, चूँकि एक s एक p से मिला तो 50% s कैरेक्टर होगा इसके अंदर और 50% p कैरेक्टर होगा। ऐसे ही होगा, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, 50 आएगा और क्या आएगा। अब बेस्ट एग्जाम्पल इसकी हमारे पास क्या होती है, इथाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है कार्बन में, इसलिए इथाइन कौन सा हाइब्रिडाइज करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा और उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड भी बन रहा होता है, चूँकि 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं। ये कार्बन है ना, 1s2 2s2 और ये 2p2 दिख रहा है आपको यहाँ पर, 2s2 और 2p2। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, 2s से इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा यहाँ पर और एक s एक p से बस ये हाइब्रिडाइज होगा। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे और 2 अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे, py और pz दोनों अनहाइब्रिडाइज रहेगा। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास जो लीनियर शेप बन जाएगा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का है ना, ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड पे, और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, और बाकी जो py और pz होंगे परपेंडिकुलर होंगे वो 90 डिग्री पर। तो py से मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाएगा, pz से मिलकर दूसरा पाई बॉन्ड बना देगा। ऐसा ही होता है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मॉलिक्यूल्स में। तो इथाइन के अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp होती है दोनों कार्बन में, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है और टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो कितने होते हैं, 3 सिग्मा, और पाई बॉन्ड टोटल कितने होते हैं, 2 पाई बॉन्ड बन रहे होते हैं। बस यही पूछेंगे, डायग्राम नहीं बनाना है एप्टीट्यूड टेस्ट में। कि ऐसा नहीं कि आपसे वो डायग्राम दे देंगे कि ड्रॉ द डायग्राम, नीचे डब्बा छोड़ देंगे, ऐसा कभी भी नहीं आता। इतना टाइम भी नहीं होता इतना ये काम करें। पता होना चाहिए, डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है इसके अंदर। समझ में आ रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये बना तो चुके ही है ना फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी, अब तो सिर्फ देख के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, प्लेनर नॉन प्लेनर की बात की जाए, क्या sp3 प्लेनर होता है, sp3 ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल, क्या टेट्राहेड्रल प्लेनर शेप होता है। प्लेनर किसे कहते हैं, जिसको प्लेन पे आप चिपटा रख सकते हैं, जो मतलब हाइट पे नहीं होगा, सिर्फ प्लेन पे बैठा होगा। तो क्या टेट्राहेड्रल ये हो सकता है, नहीं हो सकता। टेट्राहेड्रल हमेशा नॉन प्लेनर होता है, sp3 ऑर्बिटल हमेशा नॉन प्लेनर होते हैं। sp2 वो हो सकता है ना, वो जो है चिपटा फ्लैट रखा सकता है, तो वो प्लेनर होता है। उसी को प्लेनर भी कहते हैं और को प्लेनर भी कहते हैं। कभी कभार को प्लेनर लिख के आता है टेस्ट में। तो को प्लेनर मतलब प्लेनर जो एक प्लेन पे रखा जाए। लीनियर शेप होता है प्लेनर, लीनियर भी प्लेनर होता है। अच्छा ये बताओ, पिरामिडल जो शेप होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्या वो लीनियर होता है, पिरामिडल उठा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लीनियर के प्लेनर कौन सा है, नॉन प्लेनर कौन सा है। तो
एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, sp वाले भी कोप्लेनर होते हैं। सिर्फ sp3 जो है ना बच्चे याद रख लो कि वो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, वो प्लेन पर नहीं रखा सकता। क्लियर है? नॉन प्लेनर इसलिए होता है कि उसको आप चिपटा नहीं रख सकते, वो एक हाइट पे उठेगा लाजमी, लेकिन लीनियर को आप ज़मीन पे रख सकते हो, हाइट पे उठेगा नहीं वो। इस तरह ट्रायगोनल प्लेनर को आप ज़मीन पे रख सकते हो, वो हाइट पे उठेगा नहीं इस तरह से। लेकिन ट्राइहेड्रल को ऐसे ज़मीन चिपटा नहीं रख सकते कि उसका हाइट ना आए, हाइट लाजमी आएगा उसका कुछ ना, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड को आप नहीं रख सकते। ठीक है, किसी भी तरह रखोगे उसको प्लेन पर तो वो प्लेन से ऊपर उठाओगे। ठीक, ये आप कॉमन सेंस की बात है, ये मैं क्या समझाऊँ बना के, बड़े बच्चों वाली बात है। प्लेनर नॉन प्लेनर सिंपल सी बात है। प्लेन पे चपटा रखा जाए तो प्लेनर, नहीं चपटा रखा, पता नहीं अच्छी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ ताकि एक बच्चे का भी कॉन्सेप्ट बन जाए, चपटा रखा रहे कि नहीं रखा रहे। अब वो होगा कोई पढ़े लिखे लोग अलग तरह से बोलते होंगे उसको, मुझे क्या पता। हमें कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट उर्दू में ही बनता है भाई। कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं ना, रट्टा लगता है, वरना तो रेंचो बनना है, चतुर नहीं बनना। कल बता रहा था ना, डेफिनेशन रट रहे। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, मॉलिक्यूल के शेप्स को बताने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं, वेस्पर, HOM। वेस्पर है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, VSEPRT। एक वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, और एक HOM है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। ठीक है, दो थ्योरीज हैं, वेस्पर और HOM, जिसके ज़रिए हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताते हैं। वेस्पर में पहले वेस्पर बताया था, फिर HOM बता दूंगा। वेस्पर थ्योरी जो होती है हमारे पास, वो बस इतना याद रखो कि वो क्या कहती है कि वैलेंस शेल के अंदर जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की तादाद को गिन लें लास्ट शेल में, तो हमें पता लग जाएगा कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। दैट इज कॉल्ड वेस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। क्योंकि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं उनके बीच में रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से वो शेप लेकर आते हैं। इनमें इन सारे पॉइंट्स हमें पता है, दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वैलेंस शेल के अंदर मॉलिक्यूल्स के, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। जो बॉन्ड बना कर रखे वो बॉन्ड पेयर, जिसका बॉन्ड ना बना वो लोन पेयर या नॉन बॉन्ड पेयर जिसको कहते हैं। उनकी तादाद से हमें पता लगता है वो रिपल्जन कर रहे होते हैं कि वो उनका शेप कैसा आएगा। आखिरी पॉइंट बस इसमें आप ये याद रखें कि रिपल्जन बिटवीन टू लोन पेयर इज ग्रेटेस्ट वाइल द रिपल्जन बिटवीन टू लोन पेयर इज लीस्ट। सॉरी, ग्रेटेस्ट रिपल्जन किस में होती है, लोन पेयर की, और टू बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो है ना वो लीस्ट हमारे पास जो है वो रिपल्जन होती है। तो ये पॉइंट है याद रखना है। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में देखो, दो लोन पेयर है, ग्रेटेस्ट रिपल्जन है, दो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं, सबसे कम रिपल्जन है, और एक लोन और एक बॉन्ड है तो मीडियम रिपल्जन है। और पाई बॉन्ड्स को इग्नोर कर देते हैं जब हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हैं। पाई बॉन्ड्स को नहीं हम देखते हैं, पाई बॉन्ड्स को देखे बिना हम मॉलिक्यूल्स के शेप को डिटरमाइन करते हैं। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो कम होता है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी तादाद बताती है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। अब दो तरह के पेयर्स हो सकते हैं लास्ट शेल में, या तो बॉन्ड पेयर या तो लोन पेयर। उनकी तादाद से हम बता सकते हैं कि शेप मॉलिक्यूल का कैसा होगा। और पाई बॉन्ड को इग्नोर कर देते हैं जब हम बॉन्ड को बता रहे होते हैं, जब हम शेप को बता रहे होते हैं। ऐसा ही सही है भाई, समझ में आ रही बात? याद पूरा नहीं याद करना है भाई इसको, जो पॉइंट थे मैंने बता दिया इसके अंदर। अब बाकी कुछ ना कुछ लिखा होगा इसके अंदर, लिखने का टाइम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। सही है, ये तो नहीं सही है, ये वाला बेहतर है। हाँ, अच्छा, इसमें तो देखो तरीका क्या होता है कि कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से हो जाता है कि ये चार्ट हमारे पास है, तो इसमें दो तरह से इसको हम देख सकते हैं, जर्नल फार्मूले के लिहाज से देख लो या तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के लिहाज से देख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर शेप्स के हवाले से बात हो रही है। एक चीज़ के बारे में बात करें, मिसाल के तौर पे अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ये वाला पार्ट छोड़ देना, ये आपके काम का नहीं है। अगर टोटल पेयर 4 हैं, अगर टोटल पेयर हमारे पास 4 हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, मतलब 9.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होगी, इस तरह का शेप आ जाएगा। ठीक है, अगर टोटल पेयर, अच्छा बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आएगी, इस तरह से शेप बन जाएगा। अगर बॉन्ड पेयर 2 होगा, लोन पेयर एक भी नहीं होगा, तो लीनियर शेप होगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल सीधी इस तरह की, या फिर आप इसको इस तरह से बना सकते हो, ऐसा एक शेप आ जाएगा। अगर
बॉन्ड पेयर 3 होंगे, लोन पेयर 1 होगा। फिर हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल, या जिसको सिर्फ पिरामिडल तुम लोग कहते हो, वही शेप आ जाएगा 107 डिग्री बॉन्ड एंगल। चूँकि यहाँ पर जब एक लोन पेयर आता है तो 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करता है, तो इस 109.5 में से 2.5 कम कर दो तो 107 आ जाएगा, चूँकि एक लोन पेयर आ गया इसके अंदर। दूसरा लोन पेयर भी अगर आ जाए, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो, तो सूरत में क्या होगा, हमारे पास 2.5 और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 104.5 डिग्री, और बेंट स्ट्रक्चर बनेगा जिसको एंगुलर या वी शेप स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं। अब सेम है जब हम CH3 बनाते हैं, अब ज़रा देख लो, उसके बाद जनरल फार्मूला रूल भी आपको बता दूंगा मैं। अगर हम CH3 बनाते हैं तो CH3 को अगर इस तरह से बनाएंगे ना लेविस स्ट्रक्चर, तो टोटल 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है सेंट्रल एटम में, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनेगा इसका। BCl3 बनाए तो बोरोन है, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl Cl Cl, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर आ गया, लोन पेयर एक भी नहीं आया, तो फिर ये ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा इस तरह का शेप। BeCl2 की बात करें, B इधर और Cl इधर। सेंट्रल एटम यहाँ पर है बेरिलियम। बेरिलियम में हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं सबको, लोन पेयर तो एक भी नहीं है, बेरिलियम है सेंट्रल एटम में, तो ये लीनियर शेप बन जाएगा इसका 180 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। अमोनिया की बात करें, NH3 की बात करें, तो टोटल पेयर 4 आ जाएंगे हमारे पास, उसमें से 3 आप सबको बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा और 1 लोन पेयर आ रहा है। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ रहा है, तो सूरत में क्या हो गया, ये हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप होगा 107 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, टोटल पेयर 4 आ रहे हैं, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, 2 लोन आ रहा है, तो इसलिए इसका बेंट या एंगुलर या वी शेप स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा ही होता है। तो इस तरह से हम पहचान जाते हैं कि किसी भी शेप को, किसी मॉलिक्यूल के शेप को। पाई बॉन्ड इग्नोर करते हैं, पाई बॉन्ड इग्नोर करके दिखाता हूँ आपको। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए CO2, तो ऑक्सीजन आ गया और कार्बन और ऑक्सीजन। हाँ बच्चे, वैसे तो दिख रहा है कि कार्बन में टोटल 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट ये गलत है, क्योंकि ये 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 पाई बॉन्ड हैं। पाई बॉन्ड इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर आ गया, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, तो कैसा शेप होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, लीनियर मॉलिक्यूल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पाई बॉन्ड्स आर इग्नोर्ड। अब ये हज़ारों एग्जाम्पल इसके अंदर हो सकती है, तो ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, मैंने कुछ डाल दिए बस यहाँ पे, वरना हो तो बहुत सकते हैं, टाइम अगर हो तो कितना ही कर लें। अच्छा, SO2 का, चलो SO2 का बता देता हूँ, उसका एक अलग फंडा है। SO2 से पहले, अच्छा SO2 भी चलो बता ही देता हूँ यहीं पे। SO2 में इनमें से कोई भी नहीं आ रहा होगा। SO2 जब आप बनाते हैं, SO2 ऐसे बनेगा, इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होता है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का, मतलब गिन विन नहीं रहा मैं 8 इलेक्ट्रॉन, मुझे पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक, आपको भी दिख रहा है 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तीनों में, सही है, ओके। अब यहाँ पर देखो जाए तो 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं सबको, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड तो इग्नोर हो गया, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर दिख गए। एक लोन पेयर दिख रहा है, ये रहा ना लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड और 1 लोन में हमारे पास तो कुछ नहीं है, 2 बॉन्ड 1 लोन है ही नहीं। तो सूरत में हम क्या करते हैं, इसका भी शेप जो है हम यहाँ पर एंगुलर बनाते हैं, एंगुलर या बेंट बनाते हैं, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना करते हैं इसका याद है किसी को, 119 डिग्री, 119 डिग्री बन जाता है। फिर ये एक्सेप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, वो उनमें से किसी से नहीं बनता, तो बॉन्ड एंगल इसका 119 डिग्री करते हैं और एंगुलर या बेंट शेप इसका बना देते हैं, ठीक है। ये SO2 का जो मिधत ने पूछा तो उसका मैं जब बता रहा था। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड, अब मैं आपको बता देता हूँ बच्चे के अलग अलग जर्नल फॉर्मूलेस के लिहाज से। जैसे AB4 की सूरत में अगर लिखा हुआ है, A सेंट्रल एटम है, B सराउंडिंग एटम है, AB4 भी हो सकता है, AB3 भी हो सकता है, AB2 भी हो सकता है, AB3 के साथ A पर 1 लोन पेयर भी हो सकता है, AB2 के साथ A पर 2 लोन पेयर भी हो सकता है सेंट्रल एटम में, और AB2 के साथ A पर 1 लोन पेयर भी हो सकता है। अब इस जनरल फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे ना AB4 में, तो हमेशा शेप हमारे पास कैसा आ जाएगा, टेट्राहेड्रल 110। ये कर करके यार इतना रट ही जाता है कि शेप डायरेक्ट समझ में आ रहा होता है। जैसे AB4 का निकालना है, मीथेन का निकालोगे यही निकलेगा, CCl4 का निकालोगे, SnCl4 का निकालोगे, इनमें से कोई भी निकालोगे, AB4 के टर्म में है ये, AB4 के जनरल फॉर्मूले में ना ये, तो ये, और A पर कोई लोन पेयर भी नहीं है, किसी में नहीं आएगा, इसका मतलब ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ही होना है। अब निकालोगे इससे टेट्राहेड्रल आएगा। AB3 में कोई भी आ जाए,
AlCl3, BF3, BCl3, ये सारे, और बी में कहीं पर भी आपको यहाँ पर सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं दिखेगा। तो ये हमेशा कौन सा शेप होगा? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल कौन सा? यस, ट्राइगोनल प्लेनर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। सो दिस वी कॉल ट्राइगोनल प्लेनर, और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। जब हम AB2 की बात करें बच्चों, AB2 की बात जब हम करें तो AB2 में हमारे पास, अच्छा B2A भी हो सकता है, जैसे H2O, CO2 नहीं, H2O नहीं हो सकता, सॉरी सही कह रहा हूँ, CO2 है, CO2 हो सकता है, CS2 हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लीनियर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। AB3 और A पर एक लोन पेयर हो, जैसे कि अमोनिया, ऐसे ही होता है, जैसे कि PCl3 ऐसे ही होता है, PCl3, AB3 और A पर एक लोन पेयर, फिर क्या हो जाएगा? ये ट्राइगोनल पिरामिडल। ये डायरेक्ट है, बिना कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखे हम यहाँ पर बता सकते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल हमारे पास 160 डिग्री। अगर AB2 हो और एक लोन पेयर हो, ये दो लोन पेयर हो, जैसे वाटर में H2O में या H2S में अगर आप देख लोगे, तो यहाँ पर A सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, और B यहाँ पर हाइड्रोजन है सराउंडिंग, और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, सल्फर पे दो लोन पेयर होता है, तो AB2 है और A पर लोन पेयर आ रहा है। तो ये कैसा शेप होगा? एंगुलर या बेंट या वी शेप, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, और AB2 A पर लोन पेयर, ये भाई जो मिदत ने अभी बताया, SO2 सल्फर AB2 A पर एक लोन पेयर। इसका शेप भी कैसा होगा? बेंट होगा, लेकिन बॉन्ड एंगल 119 डिग्री होगी, तो नीचे बनाई भी मैंने, ठीक है। डायरेक्टली आप शेप बताते रहे। BeCl2 का शेप कैसा होगा? शेप बताते रहे, सिर्फ लीनियर होगा। C2H2 का इथाइन है, लीनियर। CO2 का लीनियर, CS2 का लीनियर, BF3 का ट्राइगोनल, कौन सा ट्राइगोनल? प्लेनर, ठीक है। C2H4 का ट्राइगोनल प्लेनर, SO2 का बेंड और बॉन्ड एंगल 119 डिग्री, CH4 का टेट्राहेड्रल, अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल या सिर्फ पिरामिडल लिख सकते हैं, H2O का एंगुलर या बेंट 104.5 डिग्री वाला, CCl4 टेट्राहेड्रल, CBr4 टेट्राहेड्रल, SCl2 बेंट आएगा, ठीक है, 104.5 डिग्री। PCl3 ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा ना, P पर एक लोन पेयर है, AX3, PH3 सेम आ जाएगा, H2S बेंट आ जाएगा इसमें हमारे पास 104.5 डिग्री। मतलब किसी का भी आप बता सकते हैं, बहुत सारे तो हमें प्रैक्टिस करके याद हो चुके होते हैं, कभी फॉर्मूला देख के फ़ौरन से पता लग जाता है, कभी नहीं पता तो आप निकाल लें भाई, यहाँ भाई ये इस तरह से आ रहा है, दो बॉन्ड दो लोन आया, बैंड आ गया एंगुलर, और ये फॉर्मूला देख लो, SCl2 आ गया हमारे पास, S पर दो लोन पेयर है, AX2 की सूरत में, और A पर दो लोन पेयर, तो वैसे ही हो गया। तो आप बहुत तरीके हैं जो आपको आसान लगे यार, वैसा नहीं है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ें। हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल तो बस ये कहता है HOM कि जो सेंट्रल एटम में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उससे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लगता है, हाइब्रिडाइजेशन से शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल ये कहता है। और इसमें सिंपल हम ये चीज़ देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसको देखकर हम बता देते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और लोन पेयर अगर एक भी नहीं होगा तो फिर टेट्राहेड्रल शेप है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक लोन पेयर होगा, अच्छा ये छोड़ दो उसको, ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। sp3 होगी, दो लोन पेयर होगा तो फिर एंगुलर या बेंट हो जाएगा, जैसे वाटर में। sp2 होगा, एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 होगा एक लोन पेयर के साथ तो 119 डिग्री वाला जो बेंट है वो वाला हो जाएगा SO2, और sp होगा एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो फिर लीनियर शेप हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये सिर्फ ये बताता है कि sp3 में तो हमें ये तो पता है sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर और sp लीनियर।
थोड़ा सा बस याद रखना है कि sp3 में अगर एक लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर कब आता है, जब एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन कर दी और पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो लोन पेयर है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह के केस में आ जाते हैं, ऑक्सीजन में भी आ जाते हैं, तो वो लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर अगर sp3 के साथ एक आ रहा है तो बस क्या याद रखना है कि वो पिरामिडल है, दो आ जा रहा है तो एंगुलर है, बस ये याद रखना है। बाकी तो पता ही है sp3 sp2 sp का शेप, सिंपल है, क्लियर है। तो ये बस sp3 के साथ लोन पेयर का कॉन्सेप्ट याद रखना होता है HOM में। एक लोन पेयर पे पिरामिडल, दो लोन पेयर पे क्या चीज़ वो एंगुलर या बेंट, बस यही पूछते हैं एप्टीट्यूड में और नहीं पूछेंगे। सही है, मनाओ नहीं यार इसको बैठ के यार, बस मतलब सही ना, चार्ट वार्ट उसको बस PDF है ऐसे ही बना होगा, स्लाइड पे आप देख लेना, पेपर टेस्ट वगैरह जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तो एक बार देख लेना। यार वही सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, कोई शेप डिटरमाइन नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कल मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, प्रोटोनिक ब्रिज भी उसको हम कहते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और उसमें हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होता है, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, FON के साथ। स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड है ये। बॉन्ड एनर्जी याद रख लो, तो ये पिछले कल नहीं बताया था मैंने, आज याद कर लो, 20 से 40 किलो जूल पर मोल इनकी जो है वो बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, 20 से 40 के बीच में होती है बॉन्ड एनर्जी। मतलब सबसे ज़्यादा है ये किसमें, सेकेंडरी बॉन्ड्स में। प्राइमरी बॉन्ड की तो 100 से शुरू होती है, 100 से नीचे होती ही नहीं है, वीकेस्ट बॉन्ड की भी, क्योंकि प्राइमरी बॉन्ड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड से, ठीक है। सेकेंडरी में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी 20 से 40 है, और जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, आप सब जानते हैं। HF, वाटर, अमोनिया, इन सब में उसमें हम सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इन सब में हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ऐसा ही है। इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। अच्छा, HF और वाटर, वैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें से किसमें, HF के अंदर मौजूद है। हाइड्रोजन इस सब में नहीं तो नहीं है, इनमें है, इन सब में नहीं होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा, H2O की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है HF से, जबकि HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ज़्यादा है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, उसके बावजूद H2O की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है HF से। ऐसा क्यों है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। यस, यहाँ पर अगर HF के मॉलिक्यूल के देखो, नीचे डायग्राम बनी हुई है, H सिर्फ एक फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है हर तरफ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, ठीक है, इधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है, दो तरफ से हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे एक तरफ से कर रहा है। दैट्स वाई इसका एक चेन टाइप या केज टाइप स्ट्रक्चर बनता है, और स्ट्रक्चर की वजह से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है HF से, बिकॉज ऑफ दिस क्लोज या केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें जो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। अगरचे ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन से, फिर भी रीज़न भी आता था इंटर में कि वाई H2O हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF, तो ये रीज़न यही बताते थे हम। क्लियर है। अच्छा, एक एनामलस बिहेवियर से भी अगर थोड़ा सा, एक लास्ट स्लाइड उसको देख लो। एनामलस के मतलब होता है इरेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर का इरेगुलर बिहेवियर। तो वाटर के बारे में यह है कि आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, है ना। आइस लेस देन वाटर क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस एनामलस बिहेवियर, एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी जो होती है, आइस की डेंसिटी कितनी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस की जो डेंसिटी होती है वो 0.92 ग्राम पर ml होती है, ये ग्राम पर cm³ होती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। और आप जानते हैं वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पर ही होती है, और वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, 1 ग्राम पर cm³ होती है। आइस की डेंसिटी, बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए जब आइस क्यूब को पानी में डालते हैं तो आइस क्यूब ऊपर आ जाता है, डूबता नहीं है, बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी। अब ऐसा क्यों होता है कि बर्फ़ तो सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत लिक्विड के, ये सवाल होता है। तो ये होता है एनामलस एक्सपेंशन की वजह से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर रेंज के बीच में वाटर एनामलस बिहेव करता है, इरेगुलर बिहेवियर शो करता है। क्योंकि आप जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन, फिजिक्स बोलता है कि किसी भी चीज़ को हीट किया जाएगा तो वह एक्सपेंड होगी, फैलेगी ना। वाटर का चक्कर ही उल्टा है, 0 डिग्री से 4 डिग्री पे लेकर जाओगे तो बजाय एक्सपेंड होने के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 4 से 0 पे लेकर जाओगे तो बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के एक्सपेंड हो जाएगा।
एक्सपेंड होने की वजह क्या होगी? बिकॉज जैसे ही लिक्विड वाटर, ये यहाँ पर इस वक्त लिक्विड वाटर है, ये यहाँ पर सॉलिड आइस बन चुका होगा, जैसे ही सॉलिड आइस बनना शुरू होगा, तो आइस आप जानते हैं आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और आइस के टेट्राहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल एक H2O ऐसे, एक H2O ऐसे, एक H2O ऐसे और एक H2O ऐसे, इस तरह से जाएंगे और एक H2O पीछे की साइड पे होगा। इस तरह से क्या होंगे कि ये हमारे पास आइस का एक क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। और जब आइस का मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनता है तो उसमें आइस बीच में गैप्स बहुत होते हैं। तो क्या होगा कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास कम हो जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे स्ट्रक्चर के लैटिस बनाने के चक्कर में। इस वजह से बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो पानी से कम हो जाएगी और बर्फ़ पानी से हल्का हो जाएगा, तभी आइस क्यूब को पानी में डालोगे तो ऊपर तैरेगा बजाय आइस क्यूब के नीचे जाने के। और इसी वजह से ठंडे इलाकों में आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन वगैरह में जो है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल के जो ठंडे जमे हुए समंदर हैं, उनमें क्या होता है कि वो बर्फ़ ऊपर जमी होती है और वो बर्फ़ के नीचे, बर्फ़ जैसी बनती है पानी में ऊपर आ जाता है और नीचे का पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन नहीं जाता, 4 डिग्री पर फिक्स रहता है, तभी एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह, फिश वगैरह उसके अंदर सर्वाइव कर पाती है ना, ये वजह है। और गर्म रहता है पानी, जबकि ऊपर फुल जो है वो ठंडा रहता है टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? एनालिसिस एक्सपेंशन क्या कहती है कि वाटर को एक्सपेंड किया जाता है जब उसको 4 डिग्री से कम कूल करे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ जो आइस क्रिस्टल बन रहे होते हैं उसकी वजह से। और द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। क्यों कम होती है? बिकॉज टेट्राहेड्रल शेप में डेंसिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। वैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल तो टाइटली पैक्ड होते हैं, जब क्रिस्टल बन रहा होता है तो वो थोड़े दूर हो जाते हैं एक शेप लेने के लिए, और इतने दूर हो जाते हैं कि लिक्विड से भी दूर हो जाते हैं, तभी वो डेंसिटी कम हो जाती है। और ये सिर्फ वाटर के साथ है, बाकी किसी और मॉलिक्यूल के साथ नहीं है। वाटर सिर्फ एनालिसिस एक्सपेंशन करता है, वरना फिजिक्स का बेसिक रूल है, गर्म करोगे तो फैलेगा, थर्मल एक्सपेंशन। ये दुनिया की हर चीज़ पर लग रहा होता है, सिवाय वाटर पे। समझ गए? रीज़न नहीं आएगा, मतलब ये एमसीक्यूज़ में आ गया कोई तो आ गया। डेंसिटी याद रखिएगा, आइस की 0.92 ग्राम पर ml और वाटर की 1 है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एन आयनिक कंपाउंड AB इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म व्हेन। एक आयनिक कंपाउंड AB कब बनेगा? द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज B स्लो। देखो आयनिक, पहले उसको समझ लो कि कब बनता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। कंडीशंस होते हैं आयनिक बॉन्ड बनने के। कल मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। एक और डिफरेंस है कि मेटल की IP वैल्यू डाउन होनी चाहिए और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई होनी चाहिए। मतलब मेटल की जब IP वैल्यू लेस होगी तो क्या होगा? कम एनर्जी देकर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना आसान हुआ। और जब नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगी? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, तभी तो एक स्टेबल बॉन्ड बनेगा। तो मतलब जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि लो IP होनी चाहिए मेटल की A की, और B या नॉन मेटल जो है उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज हाई। सही है, B ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2 में कितने बॉन्ड होते हैं? 1 सिग्मा 2 पाई, B ऑप्शन करेक्ट है। ये सारे पंजाब बोर्ड के करा रहा हूँ पहले, ठीक है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग के बारे में क्या बात गलत है? BMO के बारे में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पजेस लेस एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, सही बात है ना, कम एनर्जी होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। 1 मिनट। एवरी इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल contributes in the attraction between the atom. Bonding molecular orbital are formed when the electron waves undergo constructive interference. ये बेटा मैंने इसमें तुम्हें वो वैसा तो लीव करवा दिया जो लास्ट टाइम था ना MOT के, जो मैंने वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये उससे आया हुआ है। A तो करेक्ट है, बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ही बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा होता है वेव्स की जो है वो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब B और C है, एवरी इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स टू द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। नहीं, बॉन्डिंग जो होता है उसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, एंटी बॉन्डिंग में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तभी जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, और जब एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, अगर डायग्राम मैंने स्लाइड डाली हुई है उसके अंदर, बताया नहीं है चूँकि मुझे लगता है कि आएगा,
तो वो इस तरह से बना रहे होते हैं, बीच में गैप रखते हैं नोडल पे। तो बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बिटवीन द एटम हाई होती है, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि BMO के अंदर लो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऐसा नहीं होता। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का टॉपिक है, ये मैंने आपको नहीं बताया, ज़रूरत भी नहीं है उसकी, ये वो बड़ा टिपिकल टॉपिक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है जीरो डायपोल मोमेंट। इनमें से जीरो डायपोल मोमेंट किसका हमारे पास है, जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, जो नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर कौन सा है चारों में से, मेरे लिहाज से तो कोई भी नहीं है, नहीं है, कौन सा नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर कहाँ से आ गया, पोलर है CH3, BF3 है, D है ना, BF3 यार क्या हो गया, बोरॉन ले लिया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, क्या बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है लास्ट में, लोन पेयर नहीं है, बीच से काटो उसको, सिमेट्रिकल हुआ तो हो गया यहाँ पर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हुआ तो डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। यही करते हैं ना, कल यही तो सिखाया था, और क्या सिखाया था। विच ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स, तो बहुत सिंपल है, हाईएस्ट HF के अंदर हाईएस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किस स्पीशी के अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होंगे। अब देखो नाइट्रोजन का कह रहे थे आपके N का, मैं बताऊँ नाइट्रोजन का, यहाँ पर नाइट्रोजन का बना हुआ है वो जो डायग्राम बता रहा था, MB मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम बनी हुई है। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बात हम करें तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p3, यही होता है नाइट्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 4 5 और 2 7। ये रहा इसका बैलेंस लास्ट चाइल्ड 2s2 2p3, जहाँ से ये बॉन्डिंग करेगा तो 2s2 2 इलेक्ट्रॉन और 2p पर 3 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन यहाँ से आ रहा है और ये एक नाइट्रोजन यहाँ से आ रहा है, 2s2 और 2p3। 2s की एनर्जी का में नीचे शो किया एनर्जी डायग्राम में, 2p को ऊपर शो किया। ये तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 लगे, एक BMO में 2 लगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 लगे, कंप्लीट। ऊपर आ जाते हैं अब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 3 और 3 6 लगाने हैं। तो क्या करना है, पहले बॉन्डिंग फिल करते हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 फिल हो गए, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं आया। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में एक भी अनपेयर्ड नहीं आया, तो उसका मतलब कि N2 जो होता है उसमें एंटी बॉन्डिंग में विच ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं आ रहा, सारे जो भी आ रहा है पेयर्ड आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको उसका निकालना है तो BMO - E BMO डिवाइड बाई 2 करके आप उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम ये बात करें, यहाँ पर देखो जाए तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का भी नहीं होगा, चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें क्या देखो कि ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन में यहाँ पर O8 है ना, तो ये 2p4 हो जाएगा, P पर 2p4, एक ऑक्सीजन इधर से आ रहा है, एक ऑक्सीजन इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे S और ये P और 2s और ये 2p है, 4 फिल हो गए, ये तो पता लगे 4 ऐसे फिल हो जाएंगे। और यहाँ पर 4 और 4 8 फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। जब अनपेयर्ड आ गए तो उसका मतलब कि क्या होगा कि दिस इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तभी ऑक्सीजन गैस को वीडियो नहीं है इसमें, आगे शायद पता नहीं डाली है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में से ऑक्सीजन गैस को गुजारते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड में से, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं उस ऑक्सीजन गैस को अपनी तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक है बिकॉज ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, N2 - 2, N2 - 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। अच्छा, O2 +2 समय 2 निकला हुआ है, अब ये 2 निकाल दोगे, 0 हो गया एंटी बॉन्डिंग में। B क्या है हमारे पास, हो गया बोरॉन 5, 1s2 2s2 2p1, ऐसी बात है। और नीचे S पूरा फिल हो जाएगा, P पर 1 आएगा तो नीचे ही फिल हो जाएगा, ऊपर जा नहीं सकेगा एंटी बॉन्डिंग में, करने की जरूरत नहीं है पूरा। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, S2 और 2p 5 है, S पर 2 तो चलो नीचे फिल हो गया पूरा, P पर 5, टोटल 10 लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 इसमें आ रहे हैं, फ्लोरीन है ना ये F2। सही सही 5 रहेंगे ना, नहीं तो 5 तो दोनों के हैं ना, 10 लगाएंगे ना टोटल, 5 इसके आ रहे हैं और 5 इसके आ रहे हैं, 10 लगेंगे ना। तो एक ये एफ इधर से आएगा, एक एफ इधर से आएगा, टोटल 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन में भी तो आ रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर आप डायग्राम बनाए तो। या यहाँ पे होना चाहिए था ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन शायद, अगर यहाँ पर कहता है कि ओनली तो फिर सवाल सही हो जाता है। जब सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो इसमें अनपेड के साथ पेयर्ड भी है, वरना तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, आता नहीं है टेस्ट में, आज तक नहीं आया पूछने के लिए। पंजाब टेक्स्ट के बुक में है, सीक्वेंस से चल रहा हो तो मैं करा दे रहा हूँ। सही है, एप्टीट्यूड में आज तक नहीं आया ये सवाल। अब इतना मुश्किल थोड़ी ना पूछेंगे, डॉक्टर बनेगा कौन फिर पाकिस्तान में। अच्छा, मतलब ये जो जिसको आप लोग धड़ से बता दे रहे हो ना, वही पूछते हैं। जो आप लोग फ़ौरन से बता दो सर ये आंसर है, वही एप्टीट्यूड में भी आएगा। केमिस्ट्री में इतना नहीं फंसाएंगे, इंग्लिश में जो है मसला वो है। चलो भाई फेडरल से देख लो जल्दी, टाइम ज़्यादा नहीं है। और द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ F2Cl2 Br2 I2R रिस्पेक्टिवली 37 58 46 36 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन चारों में से किस में फॉर्म होगा? सबकी आपको जो है वो दे दी गई है ना, कि ये जो बॉन्ड एनर्जीज हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस में होगा? क्लोरीन में होगा। क्यों? क्लोरीन की मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ऐसा ही है। सेकंड है द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डैश। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाल रहे होते हैं, किस चीज़ के जरिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के जरिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ज्योमेट्री ऑफ PF5 मॉलिक्यूल, अच्छा ये देखो, ये हमारे कोर्स का आउट है। PF5 ये सेम वही फंडा है भाई, PCl5 वाला मसला है। हम PCl5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है कि 5 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं जो क्लोरीन के साथ जुड़े होते हैं। और ऐसा तो कोई नहीं है, 5 बॉन्ड पेयर आएगा तो क्या होगा? तो उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा कि वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इस तरह से फॉस्फोरस होता है, 3 इस तरह से आ जाते हैं, फिर एक ऊपर आ जाता है, एक नीचे आ जाता है, 1 2 3 4 5। तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप होता है। PF5 का PCl5 का दोनों का, ये लिख लो, रट्टा लगा लो उसको। 5 बॉन्ड पेयर अगर आ जाए तो, लेकिन हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है 5 बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। PCl5 में भी ऐसा ही होगा, PF5 में भी ऐसा ही होगा। क्या PI5 में ऐसा होगा? चलो तुम लोग से एक सवाल करता हूँ, पॉसिबल ही नहीं होगा। क्या केमिस्ट्री है तुम लोग की, बेहतरीन, सही बोले। मतलब तुम्हारे इतने अच्छा कॉन्सेप्ट लेके बैठे हो यार, फिर भी परेशान हो रहे हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग द बॉन्डिंग इन डैश। किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी? चौथे में। जल्दी बताइए। नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि sp3 हो। अरे इतना आसान सवाल है। sp3 किसमें नहीं होगी? यस, क्यों सिल्वर क्लोराइड में नहीं होगी? क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड के अंदर होती नहीं, हाइब्रिडाइजेशन कोवेलेंट में होती है। सही है, तो बड़ा बच्चों वाला सवाल था। तुम लोग उसको कहाँ ढूंढ रहे हो? यहाँ वही सेल नहीं दिख रहा तुम लोगों को। ग्रेटर द डायपोल मोमेंट, जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? ग्रेटर द आयनिक नेचर। क्या पढ़ो, कौन सा सही होगा? यस, ग्रेटर द आयनिक नेचर, ए ऑप्शन करेक्ट है। छठा है, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ इतना डिबाई इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज दिस एंगस्ट्रॉम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ई एग्जिस्ट ऑन ईच एटम। आई थिंक ये जो हमने जो पढ़ा था ना, उसको न्यूमेरिकल डाल दिया उन्होंने, म्यू इक्वल टू ई इंटू डी करके ना। तो हमें क्या बताना है? म्यू दिया हुआ है ना, हमें ई मालूम करना है, ई इक्वल टू म्यू अपॉन डी। तो म्यू हमारे पास आ गया कितना है? 1.2 डिवाई है, और डिस्टेंस कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम है। 1.2 है, तो 1.2 है ना यहाँ पर। परसेंटेज के लिहाज से कितना हो जाएगा? 12% तक आ जाएगा ये, मतलब अगर हम इसको होल नंबर में ले आए तो। ये हमारे सिंध बोर्ड में नहीं होता असल में, क्योंकि बस फार्मूला लिखा होता है, इस्तेमाल नहीं करते। इसमें उन्होंने एक इस्तेमाल का MCQs में ये दिया जो ये फार्मूला है। सिंध बोर्ड में हम लोग उसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं यूनिट निकालने के लिए बस। बट इसमें एक MCQs डाल दिया, तो मैंने बताया था ना, हो सकता है कि अगर MCQs हो जाए तो उसका कर लेंगे, तो इतना मुश्किल नहीं है। ये डायपोल मोमेंट, ये चार्ज, ये डिस्टेंस, 3 चीज़ें, तो वो जो गिवन है उसके साथ निकाल दो। HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5 एंड नॉट 109.5। वाई? कह रहे हैं कि पानी में, वाटर के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है,
109.5 डिग्री नहीं होता, ऐसा क्यों? जबकि 4 बॉन्ड पेयर तो मतलब टोटल पेयर तो 4 होते हैं इसके अंदर, लोन पेयर की वजह से, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्जन। 2 लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। 2 लोन पेयर आ जाता है ना, देखा जाए तो टोटल पेयर तो वाटर में 4 ही है, टोटल पेयर तो 4 है ना, 1 2 3 4, बट चूँकि ये 2 लोन पेयर हैं तो ये रिपल्जन इसकी मैक्सिमम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो जाता है। ये अमोनिया में भी रिपल्जन होती है पर थोड़ी कम होती है, तो 107 डिग्री हो रहा होता है, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड। इन चारों में से कौन सी पाई बॉन्ड की खासियत नहीं है? क्या चीज़? डी, लेटरल ओवरलैप हम हेड टू हेड ओवरलैप को ही कहते हैं। पैरेलल से होता है लेटरल ओवरलैप, लेटरल मीन्स हेड टू हेड। फेडरल बोर्ड में लेटरल ओवरलैपिंग लिखा गया, वही हेड टू हेड है, एंड टू एंड है, जो भी नाम देते। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ N2 प्लस फ्रॉम N2 द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम डैश। अच्छा ये छोड़ दो, बल्कि इसको N2 प्लस, द फॉर्मुलेशन ऑफ N2 प्लस फ्रॉम N2, चलो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। पाई सिग्मा 2px स्टार 2py स्टार। देखो N2 प्लस अगर आपको बनाना है N2 से, मतलब N2 से N2 प्लस बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, किस जगह से रिमूव होगा? तो ये 4 दिए में, सिग्मा 2px का, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग को शो करता है, 2px का, पाई 2py, पाई स्टार 2py। तो देखो अभी यहाँ पर हम पीछे जाते हैं, तो ये रहा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के केस में हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? ये सिग्मा 2p, यहाँ पर हमारे पास 2py 2pz है, ये सिग्मा 2px है ना यहाँ पर, तो सिग्मा 2px से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हाई एनर्जी वाले से पहले निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिग्मा 2px, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सबके नेम्स अलग अलग हमने रखे हुए। सिग्मा बॉन्ड जो 2px से बन रहा होगा, तो ये वैसे थोड़ा उन्होंने पढ़ा नहीं है उसको, ठीक है छोड़ दो उसको। 10th अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज डैश। या टेट्राहेड्रल, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो टेट्राहेड्रल ही होगा। ठीक है आगे बढ़े। अच्छा उसके बाद पास्ट पेपर के MCQs हमारे पास हैं, ये तो नहीं दिखेगा शायद, पता नहीं, थोड़ा सा के पास्ट पेपर है ना, थोड़ा ब्लर रहता है ये। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मीथेन मॉलिक्यूल? मीथेन के अंदर CH4 के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4 होंगे, सिंपल यार। तो यही आता है भाई। अब ये जो पेपर में आता है वो मैं बता रहा हूँ, मुश्किल टेस्ट में। हाँ यार बेटा, ये 2002 से शुरू हो रहा होता है, 2000 से 2018 तक के पास पेपर है ये, कहीं से भी। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड डैश बॉन्ड। कैटायन एनाइन से कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है, सही सी ऑप्शन। बेस्ड ऑन नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अच्छा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कह रहा है, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है शायद ये, तो प्लस एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो, फिर कौन सा बॉन्ड? 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में, फिर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। तो ये लिखा हुआ है, वो मैं ब्लर की वजह से पढ़ नहीं पाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट द बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ नो लोन पेयर। sp3 लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 पे गलत लिखा है उन्होंने, 109.5 डिग्री बनती है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आएगा, जब उसका एक S से इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो कौन सा सही होगा? C सही होगा, 2s1 2px1 2p, बस हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज़ द मोस्ट पोलर कैरेक्टर? सबसे ज़्यादा पोलर कैरेक्टर इनमें से किसका होगा? चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा CF का होगा, इसलिए सबसे मोस्ट पोलर बॉन्ड आपका कार्बन और फ्लोरीन का है। एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन आर हेल्ड इन अ थायोसल्फेट आइन। कह रहे सल्फर और ऑक्सीजन का एटम थायोसल्फेट आइन के अंदर मौजूद होता है। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे ये? आयनिक, कोवेलेंट, डेटिव बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी? कौन से बॉन्ड होगी? आयनिक होगी, कोवेलेंट? आयनिक होगी, आयनिक तो नहीं होगी, तो दूसरी चीज़ बात ये क्या? कोवेलेंट ही होगी, 2 नॉन मेटल से मिलकर बन जाए।
दैट्स वाई। तो उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास होगी, क्योंकि दो नॉन मेटल्स की आपस में मिलाप है यहाँ पर। हाउ मैनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन वाटर? कितने होते हैं? दो लोन पेयर। बेसिक, द एस बॉन्ड इज वीकर देन sp और pp बिकॉज एस का बॉन्ड वीकर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ ऑर्बिटल। स्फेरिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसकी वजह से एस का सिग्मा बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है ना। 7 बेग ने कल आंसर दिया था इसका, करेक्ट। 35,000 बच्चों ने सुना इस बात को। अच्छा, 2008 है, बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड टू नो डैश। बॉन्ड एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? बॉन्ड एनर्जी क्या बताता है? नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बताता है कि अगर अगर आपके पास बॉन्ड एनर्जी होगी तो आयनिक होगा, और अगर बॉन्ड एनर्जी होगी तो फिर कोवेलेंट होगा। तो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसे 20 to 40 कोई भी वैल्यू आ रही होती है तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग बता रहा होता है। 2009 का सवाल है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। मतलब जब कंबाइन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो रिजल्ट्स क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों बनता है, ऑल ऑफ द अबव। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं MOT के तहत तो कौन से ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों होते हैं ना, तो डी ऑप्शन। इसका बेसिक तो मैंने बताया था, बाकी मैंने उसको मिलते हुए नहीं दिखाया कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह, वो छोड़ा है सिर्फ मैंने। ये तो बताया था बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दो जनरेट होते हैं, बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डैश, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल। द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज, हाँ एक मिनट, किस में पूछ रहे हैं ये? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यस, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। डबल बॉन्ड कितना होता है? हाँ, किसी को पता है? 1.5 है, ये 1.4 है, ये 1.3 है। पिकोमीटर में बताया, एंगस्ट्रॉम में भी याद कर लें। तो 1.54, 1.4, 1.3, यस। तो एक एक कम कर दो, वहाँ पे 1.4 कर दो, यहाँ पर 1.3 कर दो। मतलब सबसे कम हो गया ट्रिपल बॉन्ड का ना, फिर डबल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस आपका सिंगल बॉन्ड का आ गया, ठीक है। तो 2013 का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम? जो सी है ना, चूंकि इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। 2014 का सवाल है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड? अभी इसमें गया है फेडरल में MCQs, इसमें से पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, होता है ऐसा। पाई बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लेटरल तो नहीं होता ना, पैरेलल, बी ऑप्शन। ये गलत आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या सी में लगाया हुआ है किसी ने? पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही पाई बॉन्ड बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है तब पाई बॉन्ड बन रहे होते हैं ना, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा होता है पाई बॉन्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है। जो बच जाते हैं आखिरी में उससे बन। अच्छा देखो, ये एक सवाल है 2015 में, द टेबल शोन बिलो गिव्स द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन अलॉन्ग विथ एलिमेंट्स ABCD। मतलब कह रहे हैं कि कार्बन का बॉन्ड ABCD के साथ बन रहा है और इन सब की बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है 240, 328, 276, 485। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एटम? ABCD में से सबसे छोटा एटम कौन सा होगा? देखो, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जो बना रहा होगा वो कार्बन छोटे एटम के साथ बना होगा, ताकि बॉन्ड लेंथ कम हो जाए, तभी बॉन्ड एनर्जी बढ़ी हुई है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी है, मतलब इसमें सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन और इसका। और बॉन्ड लेंथ कम क्यों होता है? जब एटम छोटे होते हैं तो D जो है वो सबसे स्मॉल एटम हमारे पास होगा, स्मॉलेस्ट एटम। ऐसा ही है बॉन्ड, इसमें बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस सबसे कम यहाँ पर D का होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा होगा ना, तभी तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लीस्ट होगा, तभी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हुई है इन सब में से। 21 है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ N in N2 NO3 माइनस एंड NH4 प्लस आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश। भाई देखो, बताना है हाइब्रिडाइजेशन,
N2 में क्या है, NO3 में क्या है, NH4 में क्या है। N2 तो इस तरह से होता है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp हो जाएगी, NO3। अच्छा NO3 में एक तरफ से डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ से ऐसे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाए, sp2 है। NH4 में 1 2 4 डेटिव बॉन्ड भी तो एक पेयर ही है ना, तो क्या हो जाएगा, sp3, sp sp2 sp3, ये ऑप्शन करेक्ट है, sp sp2 sp3। H2O has higher boiling point than HF because of, yes, water can form more hydrogen bond। अभी बताया था मैंने डायग्राम से आपको, 2 बॉन्ड बना रहा होता है ना, जबकि HF 1 बॉन्ड बना रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। 217 आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ डैश। कह रहे बता किस मॉलिक्यूल के अंदर तीनों तरह के बॉन्ड मौजूद होंगे। अमोनिया, अमोनिया के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट होगा ना, सिर्फ नहीं होगा क्या, अरे जल्दी से बताया करो यार, कोवेलेंट होगा ना सिर्फ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा होगा, कोवेलेंट ही होगा। वाटर में कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा। मीथेन में कौन सा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तीनों तरह के बॉन्ड होंगे। कैसे, अमोनियम, ये अमोनियम आपके पास आ गया, अमोनिया आया पहले तो, अब ये हो गया अमोनियम, और जब अमोनियम बना तो क्या आया आपके पास, क्या टाइम बन गया, ये कोवेलेंट दिखा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दिखा, और OH माइनस, ये कौन सा है, एनाइन है। दोनों की अट्रैक्शन क्या है, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो तीनों तरह के अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ऐसा ही है। NH4Cl में भी ऐसी है, कल बता रहा था अमोनियम क्लोराइड में। 2018 द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम इन नाइट्राइल। नाइट्राइल किसे कहते हैं, यही होता है नाइट्राइल हमारे पास, साइनाइड, साइनाइड को कहते हैं नाइट्राइल, पढ़े ऑर्गेनिक में। कह रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने हैं, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। कंप्लीट देखा जाए तो 2 सिग्मा 2 पाई है। तो यहाँ पूछ रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, सिंपल है, समझ में आ रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पोलर बॉन्ड एक्सेप्ट नॉन पोलर कोवेलेंट। भाई देखो CH4 लिखा हुआ है शायद यहाँ पर, O2 है ये, O2 N2 HF है, H2, सारे के सारे इसमें से नॉन पोलर है सिवाय एक के। कौन सा नॉन पोलर नहीं है, HF नहीं है क्योंकि होमोडायटॉमिक है, सॉरी हेट्रोडायटॉमिक है, ठीक है। वाटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी एट व्हाट टेम्परेचर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, NMLS एक्सपेंशन में बताया आपको भी मैंने, और 1 ग्राम पर ml होती है उसमें। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इट इज टेकन एज एनर्जी रिलीज टू इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड फ्रॉम फ्री एटम्स इन द इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तीनों ही बातें सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3, ये तीनों बातें करेक्ट है। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया था, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना। बॉन्ड टूटने का भी बताते हैं, बॉन्ड बनने का भी बताते हैं, और साथ में स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी, बॉन्ड एनर्जी बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव 0 डायपोल मोमेंट, CCl4 CO2 Cl2, ये क्या है, बेंजीन है, पता नहीं क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सभी हैं, सभी के 0 डायपोल मोमेंट है, सारे नॉन पोलर हैं। Cl था, एक इलेक्ट्रॉन डाला उसके अंदर, बन गया Cl माइनस, और डेल्टा H निकल गया -348। ये डेल्टा H क्या वैल्यू है असल में, किस चीज़ की वैल्यू है डेल्टा H? ये क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गया, एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है कि जब भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा किसी भी एटम के, तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है भाई, समझ में आ? विच आयन इज मोस्ट पोलराइजिंग, रट्टा लगा के आए हो क्या, क्यों ये सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग होगा, चार्ज ज़्यादा इस पर, यस ये ऑप्शन करेक्ट है। विच जस्ट सात बेग, यू आर राइट।
विच सॉलिड एग्जिबिट्स मोर देन वन काइंड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? किस सॉलिड में एक से ज़्यादा तरह का केमिकल बॉन्ड होगा? सॉलिड रख दोगे तो ब्रास में तो केमिकल बॉन्ड होगा ही नहीं, अल्लाह के बंदे। लोहा है फिजिकल होगा। यस, आइस के अंदर हो सकता है पहले तो आयनिक बॉन्ड, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आइस का पूरा एक स्ट्रक्चर बना होगा। ऐसे ही होगा ना? पहले तो बताया था ना, पहले तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू सारे मतलब जुड़े हैं आपस में। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है, ज़रा ध्यान लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर ओनली बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस? कौन से सॉलिड हैं जो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़े होंगे बस? बेटा कॉपर क्या वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा होगा? मेटेलिक बॉन्ड वैन डर वाल्स नहीं है, कल बता चुका हूँ। अच्छा, अब एक समझना, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड, CO2 और वाटर में से कोई एक। अच्छा समझना है, देखो कल जो मैं सेकेंडरी बॉन्ड आपको बता रहा था, मैंने उस सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर आपको बता दिया था कि 3 तरह के मैंने आपको बताया था कि क्या है, जो वो हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स हैं। तो दिमाग थोड़ा थोड़ा बंद हो जाता थोड़ा। अब पढ़ा के दिमाग ख़राब हो, क्या करें। सेकेंडरी बॉन्ड्स है ना, वो 3 तरह के हैं। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, मैं इसको 2 तरह से, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसके अलावा जो वीक वाले हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को असल में वैन डर वाल्स फोर्स में डालते नहीं है, आप उसको वहाँ से हटा लेना। हमारे सिंध बोर्ड में डाला गया, लेकिन ये वैन डर वाल्स फोर्स वीक सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं। अब इसके वैन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर 2 हमारे पास हैं, ठीक है। एक हमारे पास डायपोल है और एक हमारे पास लंडन फोर्स है, समझना है, ठीक है। डायपोल लंडन, इसी को हम लोग इंड्यूस्ड भी कह सकते हैं और इसको परमानेंट भी कह सकते हैं। ये परमानेंट होता है, परमानेंटली होता है ना पोलर्स के अंदर, और ये हमारे पास परमानेंट नहीं होता, टेम्पोररी होता है। इसको हम इंड्यूस्ड भी कहते हैं। इंडक्शन होती है, थोड़ी देर के लिए उसमें चार्ज रहता है, जब एटम्स दूर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाता है, चार्ज खत्म हो जाता है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं जिनको। तो ये असल में इसकी करेक्ट है, मतलब वहाँ मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को भी वैन डर वाल्स में डाल दिया, तो उसको हटा लो। अब बताओ क्या आंसर होगा इसमें? ए सही होगा, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वैन डर वाल्स फोर्स से ये सॉलिड बनेगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड बन जाएगा तो उसको क्या नाम देंगे, कोई जानता है? यस, अरीशा ने सही बताया पहले, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होता है? जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो कैसे बनता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस से। और वैन डर वाल्स के अंदर किससे बनेगा? लंडन फोर्स से कि डायपोल से? ये बता दे कोई मुझे। लंडन फोर्स से बनेगा कि डायपोल से बनेगा? है तो दोनों वैन डर वाल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर होता है, ठीक है। गुड बाय। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू लाइन इंडस्ट्रियल furnaces because it is a very high melting point. लेकिन which type of bond needs to be broken for magnesium oxide to melt? मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? किस बॉन्ड से वो बन रहा होता है? आयनिक बॉन्ड से बन रहा होता है, सी ऑप्शन, ठीक है। मैग्नीशियम में मेटल आ गया ना, आयनिक हो गया। Why does copper wire conduct electricity when a potential difference is applied? कॉपर के तार से करंट क्यों पास हो जाता है? 4 में से ऑप्शन बताओ। कौन बता रहे हैं आंसर इसका? ए आंसर, यस, ए आंसर इज द करेक्ट वन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से करंट कंडक्ट होता है। सही है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर है? चलो, ये तो आपने बता दिया दोनों ही, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर? कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, प्लेन पे नहीं रखा सकता? हाँ, कौन बता रहा है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बी जो बोल रहे गलत बोल रहे हैं भाई, BF3 है ये। डी इज द करेक्ट, PCl3 लोन पेयर। स्ट्रक्चर कौन सा? पिरामिडल। पिरामिडल है तो हो जाएगा वो ऊपर फ्लैट से, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो आसान था ये, इसमें क्यों बी क्यों कह रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? किसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे? किस मॉलिक्यूल के अंदर? बॉन्ड नहीं 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, ध्यान देना। बॉन्ड 3 होगा, मतलब ऑप्शन डी NCl3। यस, 1 2 3 4 5 6, यस, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसी में।
डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द चेंज इन द बॉन्ड एंगल इन वाटर व्हेन द आयन H3O+ इज फॉर्म्ड। कह रहे हैं कि जब वाटर है, वाटर शुरू में वाटर था तो वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री था, लेकिन बाद में जब वो H3O+ बन जाएगा तो H3O जब प्लस बनता है तो आप जानते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो बॉन्ड एंगल में क्या वेरिएशन आएगी? 3 बॉन्ड 1 लोन, 3 बॉन्ड 1 लोन, ट्रायगोनल पिरामिडल, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 107 डिग्री। तो क्या आएगा? वाटर से हाइड्रोनियम आयन जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस कैसा आएगा? डिक्रीजेस, इंक्रीज तो नहीं हो रहा, इंक्रीज स्लाइटली, स्लाइटली तो इंक्रीज नहीं हो रहा, अच्छा खासा देखा, हाँ 7। अच्छा अगर हम कह लें कि डिक्रीज तो नहीं हो रहा ना, इंक्रीज हो रहा है, सी इंक्रीज स्लाइटली, यस सही सही। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज द अंडरलाइन एलिमेंट नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल। अंडरलाइन एलिमेंट है Cl, ये O2 है, ये P है, इनमें और ये लिथियम है। इनमें बताना है कि लास्ट शेल में किसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, किस एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इन चारों में से। देखो PCl3 में तो होंगे फॉस्फोरस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बना के तो नहीं दिखाऊं। PCl5 में क्लोरीन के, फॉस्फोरस के तो 10 होंगे, क्लोरीन के लेकिन 8 होंगे। H2O2 में, और यहाँ पर आप देखो लिथियम को देख लो, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक लॉस करता है वो तो लिथियम +1 आयन बनता है, कितना बच जाता है इलेक्ट्रॉन उसके पास? फिर 3 होते हैं, एक लॉस, तो क्या इसके लास्ट शेल में 8 है लिथियम में जो डैश, तो लिथियम करेक्ट आंसर हो गया। लिथियम के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका डुप्लेट होगा कंप्लीट। चलो कह रहे हैं कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस फॉर विच प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन्स डज द न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज। कह रहे हैं जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टॉप से बॉटम जाते हैं होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, तो कौन सी प्रॉपर्टी इन चारों में से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, चूँकि वो सॉलिड की तरफ लिक्विड और सॉलिड बन रहा होता है, तो गलत हो गया। एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, नंबर ऑफ आइसोमर्स, वेपर प्रेशर। नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ रहे होते हैं कम हो रहे होते हैं? नीचे जाते हुए बढ़ रहे होते हैं, है ना। N ब्यूटेन का 1 होता है, N पेंटेन का 3 आइसोमर हो जाता है। वेपर प्रेशर देखो जाहिर सी बात है, लिक्विड वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल की तरफ जा रहे होते हैं नीचे जाते हुए, मतलब वेपर्स कम प्रोड्यूस, एवापोरेशन डाउन हो रही होती है। शुरू वाले जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं, नीचे वाले जल्दी एवापोरेट नहीं होते हैं। तो जो वेपर प्रेशर इसका है वो हमारे पास असल में क्या हो रहा होता है, वो वही चीज़ है जो डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है, जो कमी आ रही होती है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड टेट्राक्लोरोमीथेन। CCl4 है एक गिलास भर के, तो CCl4 के सारे मॉलिक्यूल कैसे जुड़े होंगे? किस सेकेंडरी बॉन्ड से जुड़े होंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड किस सेकेंडरी बॉन्ड से जुड़ा होगा? अब देखो क्या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा? सेकेंडरी बॉन्ड तो है ही नहीं वो, हम ये मानते हैं CCl4 के अंदर होगा बट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? नामुमकिन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अच्छा अब देखो मैंने आपको बताया था ना डाइपोल, ए लेवल्स की बुक के अंदर ना, ए लेवल्स की बुक में जो डाइपोल फोर्स है ना, उसको वो परमानेंट डाइपोल बोलते हैं। और जो डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स है ना, उसको इंड्यूस डाइपोल बोला जाता है, जो इंड्यूस होता है थोड़ी देर के लिए उसमें डाइपोल। अब यहाँ पर देखो CCl4 पोलर है कि नॉन पोलर है? लंडन फोर्स होगा, उसी लंडन फोर्स को ओ लेवल्स वाले बच्चे जो हैं वो इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इंड्यूस हो जाता है थोड़ी देर के लिए, टेम्पोररी होता है ना, इंडक्शन हो जाता है। हमारे आएगा टेस्ट में तो लिखा हुआ है लंडन फोर्स, ऐसे करके आएगा, क्योंकि लंडन फोर्स ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव नो परमानेंट डाइपोल? लंडन फोर्स किस में होगा इन तमाम में से? नॉन पोलर कौन सा है इन चारों में से? ABCD में से नॉन पोलर ढूंढना है। देखो ये तो पक्की बात है, सेंट्रल एटम में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन लोन पे रहेगा नहीं, तो फैसला होगा सिमेट्री पे। सिमेट्री बनानी है ना। ये डी कौन बोला? डी कह रहा है कोई? कौन डी कौन कह रहा है? कोई भी नहीं है डी वाला।
डी हटा दूँ मतलब? सी कौन कह रहा है? कोई मेल मलिहा शाह सी कह रही है, ठीक है। सही है? क्या सिमेट्रिकल है? तो कट गया। इसके अंदर परमानेंट डायपोल नहीं होगा क्योंकि पोलर नहीं है, ये पोलर है, नॉन पोलर नहीं है। CF2Cl2 क्या सिमेट्रिकल है? जो लेफ्ट में वही राइट में? नहीं। C2Cl2 क्या सिमेट्रिकल है? C2Cl4 सिमेट्रिकल है, तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर होगा तो उसके अंदर सेकेंडरी बॉन्ड डायपोल लंडन फोर्सेस होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि नो परमानेंट डायपोल तो नहीं होगा ना, डायपोल तो नहीं होगा, बल्कि लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स होगा। सब फंस गए तुम लोग इसमें। बोला भी सिमेट्री चेक करनी है। तीनों में असिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है सिर्फ। नहीं समझ में आई बात? हमारे कराची बोर्ड में लिखा हुआ तो है, बट MCQs कभी भी इतना नहीं घुमाते हैं। पढ़ा बहुत कुछ है हमने, देखो ना लेक्चर कितना पढ़ा है, लेकिन उन सबसे तो नहीं आया MCQs पास पेपर में। आसान आ गए कुछ, लेकिन रेड स्पॉट में हर तरह से MCQs डाल देते हैं। चलो आखिरी देखो, विच इक्वेशन डिफाइंस द लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड XY। बताना है कौन सी इक्वेशन लेटिस, किस इक्वेशन के अंदर लेटिस एनर्जी खारिज होगा। लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। लेटिस एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल्स आर फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। यस, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गैसियस हैं और जो XY हमारे पास बन रहा है वो सॉलिड बन रहा है। तो ये बी क्यों नहीं हो सकता था? आयंस नहीं है ये, ठीक है ना, ये न्यूट्रल एटम्स हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह के MCQs है ना, कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हो जाते हैं। लेटिस एनर्जी का जैसे कॉन्सेप्ट आ गया, गैस से ही बनेगा, आयंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो बेटा इससे पहले कि मैं इसको बताऊं, आप मुझे बता दो कि अगर स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में हाई बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है? स्ट्रेट चेन की हाई होती है। कौन सा स्ट्रेट चेन इसमें से? डी स्ट्रेट चेन है, बाकी सब में कहीं ना कहीं ब्रांचिंग हो रही होगी। बस सही है, तो ऑर्गेनिक जिसने पढ़ा है उसको तो आता ही है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ OCO बॉन्ड एंगल इन इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कौन सा एसिड हुआ कॉमन में? कौन सा एसिड हुआ इथेनोइक एसिड? एसिटिक एसिड। उसमें COCO का बॉन्ड बताना है। देखो CH3COOH हुआ, CH3C डबल बॉन्ड OOH। क्या समझे? ये बॉन्ड बताना है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड का एंगल ये बताना है, थीटा। अच्छा, तो यहाँ पर इस कार्बन के लिहाज से बॉन्ड देख लेंगे, कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। शेप कौन सा हो जाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड है, डायरेक्ट 3 बॉन्ड पेयर है भाई। sp2 हो गया, 3 बॉन्ड पेयर है, तो कौन सा शेप हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कौन सा डिग्री? 120 डिग्री। समझ में कैसे निकाला है आप? 3 बॉन्ड पेयर की ना, पाई बॉन्ड तो इग्नोर हो गया, लोन पेयर एक भी नहीं, तो फिर ट्राइगोनल प्लेनर किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं इस तरह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स इज कॉमन टू बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट। कौन सी चीज़ डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में होती है? कौन सा फीचर ऐसा है जो डायमंड ग्रेफाइट दोनों में होता है? 4 है। डी तो हो ही नहीं सकता, ग्रेफाइट 3 से बनाता है बॉन्ड। क्या कह रहे हो फिर? बी होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन एटम के बीच में, बस फर्क है एक में 3 होता है, एक में 4 होता है। डायमंड में 4 होता है और ग्रेफाइट में 3 होता है। प्रेडिक्ट द मोस्ट लाइकली बॉन्ड एंगल एट ईच नाइट्रोजन एटम इन डायमाइन। भाई बॉन्ड एंगल बताना है इस नाइट्रोजन में। शेप क्या बन रहा होगा? NH 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 डबल बॉन्ड NH। हाँ जी, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ये SO2 वाला केस हो गया, 119 डिग्री, तो दोनों ही नहीं है। 118 है, 120 क्या लगा? एवरेज आ रहा है
अब मुझे नहीं पता कैम्ब्रिज वाले उसको क्या लिखते हैं बेटा, होता है 119 डिग्री है वैसे। अब 118 120 तो दोनों में से B.5 18 चलो 18 लगा देते हैं, सही लग रहा है तो 120, वैसे 119 याद रखते हैं इसका। वो शायद कैम्ब्रिज बोर्ड में इसका 118 हो, मुझे नहीं पता। जैसे आपका कभी देखोगे ना 109.5, उसका भी अलग अलग, कोई 109 लिख रहा होता है, किसी 109.4 लिखा होता है, कहीं ना कहीं पॉइंट में मसला बुक में अलग अलग आ रहा होता है। ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, डायमंड कैन नॉट। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायमंड को लुब्रिकेंट के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, फिसलन नहीं होते उसमें। क्यों? ग्रेफाइट में ऐसा क्या होता है? क्या हेक्सागोनल अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या होता है? ए ऑप्शन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर बनता है वो। अब बचा क्या? डी बचा। वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स, दो लेयर्स होती हैं, उनके बीच में वीक अट्रैक्शन होती है, तो लेयर एक दूसरे के ऊपर तैरते हैं। जब लेयर तैरते हैं तभी तो स्लिपरी होता है ना ग्रेफाइट पेंसिल की नोक, तो उसको लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं पता है 3.35 एंगस्ट्रॉम का जो होता है डिस्टेंस, एक लेयर बनाते, एक लेयर फिर बीच में, उसके बाद लेयर टू लेयर चेंज। और एक लेयर क्या कहलाती है ग्रेफाइट की? ग्रेफाइट के सिंगल लेयर को क्या कहते हैं? एक लेयर सिर्फ। कौन बताएगा? यस, अरीशा ने से बता। ग्राफीन। ग्राफीन कहता है ना, जैसे मोबाइल के सर्किट्स वगैरह बनते हैं, ग्राफीन के जो शीट होती है, नैनो ट्यूब्स बनते हैं। छोड़ो तुम लोग क्या समझोगे, आगे बढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज आयनिक बॉन्डिंग अकर बिटवीन द नेम्ड एटम। भाई किस में आयनिक बॉन्डिंग होगी इन चारों में से? आयनिक बॉन्डिंग कहाँ दिखेगी इन चारों में से? सोच के बताओ। A B C D चारों में से आयनिक बॉन्डिंग कहाँ दिखेगी? हाइड्रोजन एंड सोडियम। आयनिक हाइड्राइड बनेगा, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड NaH आया भी था पेपर में, सेकेंडरी में नहीं आया था हाइड्राइड आयनिक। हो गया भाई। C2H2 मॉलिक्यूल इज लीनियर, पता है भाई, बता क्यों रहे हो आगे। व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस अबाउट द नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है इथाइन में? 3 सिग्मा 2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्या खूबसूरत एमसीक्यूज बनाते हैं। हाँ तो ABCD लिखा हुआ था, मैं डायरेक्ट कर पूरा चार्ट बना दो। मुश्किल लग रहा है ना, पता नहीं क्या होगा। तो सवाल भाई सिंपल सा है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने। ओके, द एटम्स X एंड Y हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस बिलो। X की और Y की कन्फिग्रेशन दे दी कंप्लीट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर लाइकली टू फॉर्म। अच्छा, ये हमारे इंटर में भी आया था ना, सेकेंडरी में इसी तरह का, लेकिन मतलब वो जस्ट आपको ग्रुप बता दे रहा था। ग्रुप निकाल लो उसमें से पहले। X कौन से ग्रुप का होगा? किस ग्रुप का होगा बताओ? 2A का होगा। सिक्स A का होगा। तो X Y +2 -2 कट गया, तो क्या आंसर होगा? A X Y। ऐसा ही है, मतलब कन्फिग्रेशन देकर हमारे इंटर में आता था, ग्रुप देकर X इस ग्रुप से, Y इस ग्रुप से, आप बताओ उसका फॉर्मूला क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। बड़ा सिंपल है, बताओ लीनियर कौन सा है? स्टेट HCN लीनियर है, ठीक है, तो 2 सिग्मा 2 बॉन्ड पेयर बनेगा, 0 लोन पेयर बनेगा। क्लियर है? आसान है, मतलब 4 के फिर भी रट्टा है ना, कैलकुलेशन है, नहीं तो आसान है। विच मॉलिक्यूल इज प्लेनर। प्लेनर कौन सा है? पिछली बार गलत बताया, तो प्लेनर बताओ। जो प्लेन पे रखा जाए प्लेनर होगा, लीनियर होगा तो प्लेनर होगा, या ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो प्लेनर होगा। अगर पिरामिडल हुआ, एंगुलर हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ तो प्लेनर नहीं होगा। NF3 नॉन प्लेनर होगा, चूंकि पिरामिडल निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ फिनोमिना विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा फिनोमिना हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन कर रहा होता है इन चारों में से? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्केन्स इंक्रीजिंग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। बढ़ तो रही होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से नहीं बढ़ रही होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से बढ़ रही होती है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं अल्केन्स के अंदर, होता है ऐसा, बट हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं करता इस फिनोमेना। इसकी बॉइलिंग पॉइंट हायर बॉइलिंग पॉइंट होती है उससे,
क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डाई मिथाइल ईथर में? ईथर्स में तो होते ही नहीं है, ये तो अल्केन है। तो इस बात को हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं करेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर एट जीरो, यही तो होगा, अभी तो बताया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो क्रिस्टल बनते हैं आइस के। सॉलिड CO2 जिसको ड्राई आइस कहते हैं, जो अरीशा ने अभी बताया था, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ जिसको हम कहते हैं, इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट रिडली चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर, सब्लाइम सॉलिड है एट लो टेम्परेचर। व्हाट डज दिस इंडिकेट द मेन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इन CO2 टू बी? क्यों सब्लाइम सॉलिड? ऐसा क्यों होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। CO2 के अंदर कौन सी वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं? कौन सी वैन डर वाल्स? डायपोल डायपोल होगा कि लंदन फोर्स होगा? लंदन फोर्स होगा, बिकॉज नॉन पोलर है। क्या बात है तुम लोगों की यार, मज़ा आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट बन गया तुम लोगों का बॉन्डिंग का। अच्छा, विच सेट ऑफ प्रॉपर्टीज कुड अप्लाई टू अ नॉन आयनिक कंपाउंड विच हैज़ अ जाइंट लैटिस? मतलब नॉन आयनिक कंपाउंड जिसका एक जाइंट लैटिस है, बड़ा लैटिस है। मतलब ये हमारे पास देखा जाए ना तो वो डायमंड या ग्रेफाइट की जब हम बात करते हैं ना, तो वो नॉन आयनिक होता है, कोवेलेंट से बनता है, और उनके बहुत बड़ा लैटिस होता है। ग्रेफाइट का होता है ना, लंबी लेयर चल रही होती है हेक्सागोनल। डायमंड में टेट्राहेड्रल पूरा बना होता है, पूरा एक रिंग चेन स्ट्रक्चर बना होता है, तो उसको जाइंट क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, जो डायमंड का और ग्रेफाइट का होता है, बड़े मशहूर है ये दो। अब चारों कंडीशन बता दें, ABCD फिजिकल स्टेट, ये दो तो हटा ही दो, या तो C या तो D। अगला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टेन कंपाउंड, कंडक्ट्स वेल और डज नॉट कंडक्ट। एक मिनट, विच सेट ऑफ प्रॉपर्टीज कुड अप्लाई टू अ नॉन आयनिक कंपाउंड विच हैज अ जाइंट लैटिस? हाँ, तो डायमंड ग्रेफाइट ही है। बट मोल्टन कंपाउंड, देखो मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगी तो D हो जाएगा, C नहीं होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है कोवेलेंट क्रिस्टल्स की। डायमंड के ग्रेफाइट की बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। बट कंडक्टर के बारे में बात करो तो वैसे जो है ना, ज़्यादा ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, अगर आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। वरना जो कोवेलेंट क्रिस्टल जितने भी होते हैं वो सारे इंसुलेटर्स होते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। तो और ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, डायमंड तो नहीं करता, इसका तो एक्सेप्शन है इसलिए। तो वरना कॉमन रूल क्या है कि कोवेलेंट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे इंसुलेटर्स होते हैं। वहाँ एक्सेप्ट करके हमने लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर की कॉपी में, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, बिकॉज इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ आ गया? तो D ही करेक्ट था। Which of the following molecules will not form a hydrogen bond with another of its molecule? किस में नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड? इन चार में से नहीं होगा किस में हाइड्रोजन बॉन्ड? अरे अमोनिया में तो होगा ही ना, इसमें होगा क्या? होगा इसमें, मिथानॉल में, इसमें होगा, तो इसी में नहीं होगा। भैया एसिटाल्डिहाइड है, देखो ज़रा। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है कहीं पे? ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कार्बन है, तो ऐसे कुछ सिचुएशन में नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायरेक्ट कनेक्शन ज़रूरी है। सही है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी इज यूज टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है, पक्का पता है। विच शेप इज करेक्टली प्रेडिक्टेड बाय वेस्पर? बहुत आसान MCQ है। कौन सा शेप सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं? पहला, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, नॉन लीनियर बनेगा। 2 बॉन्ड एंगुलर या बेंट बनता है, इसमें बेंट स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, बाकी देखते हैं इसको छोड़कर अभी। 2 बॉन्ड और 2 लोन, टेट्राहेड्रल नहीं। 3 बॉन्ड और 1 लोन, ट्रायगोनल प्लेनर नहीं, पिरामिडल बनता है। 3 बॉन्ड और 1 लोन, लीनियर नहीं। तो यही सही है। असल में एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर भी नॉन लीनियर ही होता है। sp3 में सारे नॉन लीनियर है, चाहे ट्रायगोनल पिरामिडल हो, चाहे एंगुलर बेंट हो, चाहे टेट्राहेड्रल बेंट स्ट्रक्चर, तो वो भी नॉन लीनियर में ही आता है। तो ये A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ये करेक्ट प्रेडिक्शन हुई, बाकी सब गलत प्रेडिक्शन। वैसे शेप नहीं लिखा उन्होंने, नॉन लीनियर लिख लिया। नॉन लीनियर से मुराद यहाँ पर एंगुलर बेंट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स SnCl2 मॉलिक्यूल? इसमें तो कौन सा स्ट्रक्चर SnCl2 को शो कर रहा है? जबकि जो इस तरह का एक जो बनाया हुआ ना, ये टेयर ड्रॉप टाइप का,
तो ये निशान जो है वो क्या शो कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है इस सवाल में। तो बताओ कौन सा SnCl2, SnCl2 कौन से ग्रुप का है, 3 4A ग्रुप का है, 4A ग्रुप का 2 से बॉन्ड बनाया, कौन सा सही है, 4 सॉरी 1 है ना लोन पेयर, तो क्या कौन सा सही है, सी सही है। बताइए इस तरह से बना दिया, इनके अलग ही शशके हैं ओ लेवल वालों के, सिंपल बना दो इलेक्ट्रॉन पेयर यार, एकदम ऐसे बना दिया, इतना लंबा लिखा भी गया, 20 रिपेयर है, डायरेक्ट बना देते हैं भाई, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ऊपर, है ना, सही है। तब होती है हर सवाल में ऐसा कुछ ना कुछ दिख रहा है आपको, डब्बा बना दे रहे कहीं कहीं पे ऐसा बना दे रहे, अरे चुपचाप से पूछ लें, अरे बच्चा ऐसे डर जाए कि ये कौन सा सवाल आ गया। अब देखो ना कितने बड़े बड़े सवाल देते हैं, है कुछ नहीं है आसान। When heated solid iodine readily forms iodine vapor। आयोडीन के बारे में जानते हैं, आयोडीन कैसा है, सबलाइम सॉलिड है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है। What does this information suggest about the nature of particle in these two physical states of iodine? इसमें से अच्छा सॉलिड आयोडीन है, गैस बन रहा है, समझो जरा। Which one of the following is not, नहीं सॉरी अलग सवाल है, यहाँ तक सवाल खत्म, ये अलग क्वेश्चन। ABCD आयोडीन I2 होता है, तो सॉलिड में किस तरह की स्टेट इसकी है, मॉलिक्यूलर है, या तो C या तो D। लेकिन जब ये गैस बन के उड़ा तो क्या ये आयोडीन का बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, नहीं, I2 और I2 के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स। तो जो आयोडीन निकलता है वो I निकलता है कि I2 निकलता है गैस की सूरत में, I2 ही निकलेगा ना, I2 के बीच का बॉन्ड टूट रहा है जो सेकेंडरी बॉन्ड है। तो सॉलिड में मॉलिक्यूलर और वेपर में भी कैसा है, मॉलिक्यूलर ही रहेगा, वो एटॉमिक नहीं बन जाएगा, क्योंकि I2 ऐसे सॉलिड में भी I2 होता है और उड़ भी I2 ही रहा होता है, सही है, चूँकि इसका बॉन्ड तोड़ना I2 का इतना आसान नहीं है। अब वाटर है, पानी है, जब पानी है लिक्विड में है तो कैसा है भाई, H2O है, क्या भाप बन के H2O का बॉन्ड टूट जाता है, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है सेकेंडरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेनर, यार अब कितनी बार बता चुके, प्लेनर कौन सा नहीं है, BCl3 मिथानल, ये तो आपका BCl3 हो गया, मिथानल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, द फिनॉक्साइड आयन, फिनेट आयन, ये आयन कुछ दे रहे हैं, प्रोपीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो बोरॉन ट्राइक्लोराइड प्लेनर होगा पक्का, ट्राइगोनल प्लेनर, मिथानल प्लेनर होगा, 3 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर। अभी फिनॉक्साइड को छोड़ दो, डी को देखते हैं, अरे बता दूंगा ना, पहले इसको देखो, डी को देखो, अभी इसको छोड़ने बोलो। प्रोपीन, यहाँ पर देखो, ये तो सही है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी सही है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ये कौन सा होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल, एक भी टेट्राहेड्रल आ गया ना तो मॉलिक्यूल हो गया नॉन प्लेनर। अब आ जाओ फिनॉक्साइड में, आपको पता है फिनॉक्साइड में, या फिनॉक्साइड क्या होता है, बेंजीन के साथ O नेगेटिव, दिस इज फिनॉक्साइड आइन, फिनॉल में से H निकलता है तो फिनॉक्साइड बन जाता है। सारे के सारे कार्बन प्लेनर होते हैं उसके अंदर, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, सारे के सारे ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं इसके अंदर, तो उसका मतलब ये पूरा जो फिनॉक्साइड होता है बेंजीन की तरह वो भी प्लेनर ही होता है, तो नॉन प्लेनर बस प्रोपीन हो गया, ठीक है, बस चलो बस कर।